Hello students, hope you all going good. सो आज मैं आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सेक्शन 9 तक आपको वीडियोस दे दी हैं। शॉर्ट क्लिप्स मेरी कंसेप्ट पे सेक्शन 9 तक जा चुकी हैं, जो कि रिवर्स चार्ज अंडर, जो कि आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर मैंने टिल जो कि सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज है, वहाँ तक मैंने आपको शॉर्ट क्लिप्स दे दी हैं। होप आप शॉर्ट क्लिप्स को देख रहे होंगे डेली बेसिस पे। और सेकंड थिंग ये है मेरे हिसाब से कि आप जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे हैं वो कंसेप्ट को क्लैरिटी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी। जो मैंने कंसेप्ट के लिए आपको नोट्स दिए हैं, जो मैंने कल शेयर किए थे रिवर्स चार्ज के ऊपर, मैंने सेपरेट पीडीएफ आपको शेयर कर दी थी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा। और मैंने आपको सेकंड स्लॉट जो पीडीएफ का वो भी शेयर कर दिया था, ठीक है। और सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स को मेरे कंसेप्ट क्लैरिटी को लेकर के उनको मतलब कोई हेल्प मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है कि उनको हेल्प मिल रही होगी, तो उन स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में कुछ तो कमेंट्स लिखिएगा। एटलीस्ट आई कैन पुट ऑल एफर्ट्स फॉर यू। तो उससे ये होगा कि मैं मोटिवेटेड होऊंगा, तो ऑब्वियसली मुझे भी लगेगा कि येस, बच्चों को हेल्प कर रही है मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी वाली शॉर्ट क्लिप्स। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं कॉम्पोजिशन स्कीम्स पर आता हूँ। और कॉम्पोजिशन स्कीम्स के अंदर सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास सेक्शन 10 जो कि बात करता है गुड सेक्टर के लिए, सेक्शन 10 गुड सेक्टर के लिए, और नोटिफिकेशन 2 2019 हमारी सर्विस सेक्टर के लिए होगी, ठीक है। यानी कि अभी अमेंडमेंट आई है, लेकिन मैं नोटिफिकेशन 2 2019 की जो सर्विसेज जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करूँगा, क्योंकि इस पर अमेंडमेंट है और मैं इसकी अमेंडमेंट पूरी करके दूँगा आपको। आते हैं सेक्शन 10 के ऊपर, कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 व्हाट सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी किसी सेक्शन की शुरुआत नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट से होगी, तो इट मीन्स दैट, उसका मतलब है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 प्रिवेल करेगा और ऑल अदर सेक्शन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जितने भी सेक्शन होंगे इस पर प्रिवेल करेगा। आगे लिखते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9। इट मीन्स दैट कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 को विदाउट प्रिजुडाइज किए हुए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑल अदर सेक्शन जो कि एक्ट के अंदर होगा उस पर प्रिवेल करेगा। यानी कि विदाउट प्रिजुडिशियस सेक्शन 9 को बिना प्रिजुडिस नुकसान पहुंचाए हुए 9(3) और 9(4) क्या है, ये आपको पता लग चुका होगा, रिवर्स चार्ज के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। आगे बोलते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR और 75 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इट मीन्स दैट अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता, या फिर 75 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो वो पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो ऑप्ट कर सकता है टू पे द टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इन ल्यू ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। इट मीन्स दैट सेक्शन 9 के अंदर हम नॉर्मल पर्सन एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह टैक्स पे करते हैं, जहाँ पे आपको रेट दे दिए जाते हैं 5%, 12%, 18%, 28% की जो नॉर्मल रेट है। बाकी अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट करते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको फ्लैट रेट से उस पर यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अब आगे ये बोलते हैं कि सेक्शन जो 75 लाख रुपीज़ आपको लिमिट दी है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट को दी है। जब मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट कि आपको एक क्या नाम है, उसको एक तरीका बताऊंगा याद करने का क्या होगा, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके लिए एक मस्ट जाना है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट बताया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट को आप कैसे याद कर सकते हैं। मस्ट जाना है, इसको आप लिख सकते हैं जैसे एम को अगर हम स्टैंड करें तो एम से मतलब होगा मेघालय, एम से मतलब होगा हमारे पास मणिपुर, फिर होगा हमारे पास मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, यू मतलब उत्तराखंड, एस मतलब सिक्किम, टी मतलब त्रिपुरा, जे मतलब जम्मू कश्मीर, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, एन मतलब नागालैंड, ए मतलब आसाम और ए एच मतलब हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट याद हो जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, 75 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट अदर देन असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन होगा, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उससे कम होगा, 75 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। लेकिन
आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को 1.5 करोड़ रुपीज़ का आपको थ्रेशोल्ड अवेलेबल होगा। इट मीन्स दैट अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अगर कोई उसकी एग्रीगेट टर्नओवर हो रही है तो उसको 1.5 करोड़ रुपीज़ का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि इन 3 स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बाहर निकाला गया, जहाँ पे 75 लाख की लिमिट ना लगा करके 1.5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होगी। देन मूव फर्दर, रेट ऑफ टैक्सेस। जब ध्यान से सुनना, अब मैं रेट ऑफ टैक्स की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास कॉम्पोजिट डीलर होंगे वो रेट ऑफ टैक्स कैसे देंगे। अगर गुड्स का मैन्युफैक्चर होगा तो वो 1% ऑफ टर्नओवर स्टेट देगा, जिसमें 0.5% ऑफ CGST एंड 0.5% ऑफ SGST, यानी कि 1% ऑफ टर्नओवर स्टेट इस पर आपको टैक्स लगेगा। इसके बाद होता है रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट देंगे, ठीक है, जिसमें 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। और जो ट्रेडर होंगे गुड्स के वो देंगे 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैन्युफैक्चरर्स और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस वालों के लिए वर्ड यूज़ किया है टर्नओवर इन स्टेट, जबकि ट्रेडर ऑफ द गुड्स के लिए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने वर्ड यूज़ किया है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको टर्नओवर स्टेट का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर स्टेट में डिफरेंसेस क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि ऐसा टर्नओवर जो कंप्यूट होता है ऑल इंडिया बेसिस, यानी कि अगर आपकी कोई एक से ज़्यादा ब्रांचेस एक से ज़्यादा स्टेट में है तो वो ब्रांचेस का जो टर्नओवर होगा वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन GST का कंपोनेंट, जैसे कि आपका टर्नओवर में अगर कोई GST इंक्लूड है तो उस GST के कंपोनेंट को आप सेपरेटली इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। इसके बाद अगर आपको ये देखना है कि टर्नओवर स्टेट का मतलब सिंपली है कि वो स्टेट वाइज टर्नओवर स्टेट होता है, मतलब टर्नओवर इन स्टेट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, ये इसके बराबर होती है। बट डिफरेंसेस माइनर सा ये है कि ये स्टेट लेवल पर होती है, वो कंप्यूट ऑल इंडिया बेसिस पर होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल किया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपको अगर देखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर में हमारे पास आता है, देखो क्या लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग जो है, एग्रीगेट टर्नओवर या टर्नओवर स्टेट नॉर्मली कंसिडर फॉर एलिजिबिलिटी। नॉर्मली कंसिडर फॉर एलिजिबिलिटी का मतलब है कि हम जब कॉम्पोजिशन स्कीम को एलिजिबिलिटी, जिस पर्सन को रजिस्टर्ड पर्सन को स्कीम लेनी है उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग ये लेना है। जैसे कि बोला है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपने इन टर्म्स ऑफ इस ओन अकाउंट, वर्ड क्या बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ इस ओन अकाउंट अगर आपने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करी है, जिसमें अगर कोई आपने सर्विसेज या गुड्स नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज में कोई लिया है तो वो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा, आपने उसको एक्सक्लूड करना है। यानी कि टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में से एक्सक्लूड करना है अगर कोई इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज ली है। इसके बाद आता है एग्जाम सप्लाई। ये मेरा सबसे पहला GST के ऊपर जो मैंने शॉर्ट क्लिप्स फर्स्ट बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नील रेट, होली एग्जाम सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये 3 सप्लाई एग्जाम सप्लाई के अंदर कवर होती हैं, ठीक है, नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किया जाएगा। इसका बाद मतलब यह है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है तो उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का, तुमने इंटर स्टेट सप्लाई करा है तो उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल कर लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब जब एलिजिबिलिटी, कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे कि हम कॉम्पोजिशन स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं या नहीं है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में या टर्नओवर स्टेट का ये मतलब निकालना है, ठीक है। लेकिन जब टैक्स पे करने जाएंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि टैक्स पे मैन्युफैक्चरर अगर गुड्स का होगा तो 1% ऑफ टर्नओवर स्टेट देगा, जिसमें 0.5% CGST एंड 0.5% SGST, और रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस 5% ऑफ टर्नओवर स्टेट देगा, जिसमें 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। और तीसरा हमारे पास ट्रेडर अगर गुड्स का होगा तो उसको 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोला है, टैक्सेबल वैल्यू। तो अब जरा ध्यान से सुनना, जब वो टैक्स पे करने जाएगा तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स लेंगे टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, जिसमें एक्सक्लूड करना है इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, और एग्जाम सप्लाई, एग्जाम सप्लाई के अंदर आपको इंक्लूड करना है नील रेट और होली एग्जाम। और अदर्स के लिए अभी मैं तुम्हें इसको छोड़ दो, अभी मैं आपको बताऊंगा ये अदर्स का फंडा क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर में जब तुम टैक्स पे करने जाओगे तो सिर्फ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई जो मैंने आपको यहाँ लिखा है वो यही लेना है जब टैक्स पे करने जाओगे, ठीक है।
लेकिन जब एलिजिबिलिटी कंसिडर करोगे तो ये चीज़ें करोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी और टैक्स पे करने वाली बात। तो इसको समझने के लिए हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 को रेफ़र करेंगे। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 आपको बताता है कंडीशन फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए आपने ये चीज़ें करी हैं तो कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलेगी। कहने का मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपोजिशन स्कीम आपको लेनी है तो ये कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 दैट इज रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज। इट मीन्स दैट सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है कि जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर आपकी रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज हैं उसको सेव करते हुए, उसको छोड़ते हुए, नंबर 1 ही इज़ नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और आप किसी और सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज नहीं होने चाहिए। ही इज़ नॉट एंगेज इन द नॉन टैक्सेबल सप्लाई, आप किसी नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एंगेज नहीं होने चाहिए। आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर एंगेज नहीं होने चाहिए। आप किसी भी इंटर स्टेट का आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज नहीं होना चाहिए। वर्डिंग नोट करिए स्टूडेंट्स, he is not engaged in interstate outward taxable supply of goods। it means that कि आप गुड्स की आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इंटर स्टेट नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये आता है कि इनवर्ड सप्लाई आप अलाउड कर दी गई हैं, यानी कि इनवर्ड सप्लाई आप कर सकते हैं, यानी कि इनवर्ड सप्लाई इंटर स्टेट आपको अलाउड की गई हैं, यानी कि आप परचेज कर सकते हैं इंटर स्टेट। इसके बाद लास्ट इसका बोलता है ही इज़ नॉट एन मैन्युफैक्चरर ऑफ द पान मसाला आइसक्रीम एंड टोबाको सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर वो मैन्युफैक्चरर है किसी पान मसाला आइसक्रीम एंड टोबाको सब्स्टिट्यूट्स का तो भी कंपोजिशन स्कीम की इजीली वो उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। इस ई पॉइंट में एक एक्सेप्शन है, ये कहते हैं द रेस्ट्रिक्शंस गिवन अंडर सेक्शन ई और गिवन क्लोज ई इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट। इट मीन्स दैट अगर ट्रेडर और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर यानी कि पान मसाला आइसक्रीम और टोबाको सब्स्टिट्यूट्स के ट्रेडर है या फिर रेस्टोरेंट और सर्विसेज प्रोवाइडर है तो उस केस में कंपोजिशन स्कीम इन दोनों को मिल जाएगी, वो बस मैन्युफैक्चर पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, ठीक है। तो मैंने आपको 10.2 का ये कंसेप्ट पढ़ाया और 10.2 में ये कंडीशंस लिखी है। अब अगर आप सोच के बताइए कि एग्रीगेट टर्नओवर में वो 4 चीज़ें शामिल होंगी और जब टैक्स पे करने जाओगे तो हमने सिर्फ क्या लिया है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इस और एग्जाम सप्लाई इंक्लूडिंग नील रेट और हॉलिडे एग्जाम। तो बिकॉज ऑफ दैट सेक्शन 10.2 का रेस्ट्रिक्शन है। देखिए जब मैं ये इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्यों नहीं ले रहा, जब मैं टैक्स पे करने जाऊंगा तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 का रेस्ट्रिक्शन है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 का रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए वो शामिल नहीं किया। और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 का रेस्ट्रिक्शन है, तो इसको भी नहीं लिया। तो इसलिए सिर्फ हमारी जब टैक्स पे करने जाएंगे तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई इंक्लूडिंग नील रेट और हॉलिडे एग्जाम, जब भी तुम आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई लेंगे तो उसमें से एक्सक्लूड करेंगे इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज में अगर आपने ली है तो आपको होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 आपको इससे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 से पहले एक प्रोविज़ो पढ़ते हैं 10 सबसेक्शन 1 का। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का प्रोविज़ो कहता है कि मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर कैन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अप टू ए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। अगर आपको याद हो तो क्योंकि ये ऊपर जो दिया है ये गुड्स का कंसेप्ट है, ये गुड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन उठता है कि रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर क्या सर्विसेज की भी सप्लाई कर सकते हैं। द आंसर इज यस, बट एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट इन्होंने दी है। मिनिमम 5 लाख रुपए की सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं, बट इन्होंने बोला है हायर ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, यानी कि मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम जो भी इन दोनों का हायर होगा आप उतना दे सकते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और ध्यान रखना है टर्नओवर जो इन स्टेट दे रखा है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का होगा। टर्नओवर स्टेट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये 10% ऑफ टर्नओवर स्टेट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेना है। इसके बाद सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 पे अगर आप जाओगे तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 कहता है कि आफ्टर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 1.5 CR इन द करंट फाइनेंशियल ईयर द पर्सन शैल इंटीमेट ऑन द कॉमन पोर्टल अबाउट द विड्रॉवल ऑफ द सच स्कीम विद इन 7 days।
इफ़ यू रिमेंबर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 कॉम्पोजिशन स्कीम आपको करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर नेक्स्ट करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर उसके सब्सिक्वेंटली जो फाइनेंशियल ईयर होंगे उसके लिए पूरी इस कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देता। वो कहता है कि अगर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए का लिमिट क्रॉस कर दिया है, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का अगर आपने टर्नओवर कर लिया है पूरे करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उस केस में उस पर्सन को कॉमन पोर्टल पे जाकर के इलेक्ट्रॉनिकली इस विदिन 7 डेज़ विड्रॉवल करने के 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब विड्रॉवल जो स्कीम का होगा उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पे विदिन 7 डेज़, अगर आपका 1.5 करोड़ लिमिट क्रॉस हो चुका है तो। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपको। अब इसमें इम्पोर्टेंट थिंग ये चीज़ मैंने आपको बिल्कुल मतलब ये देखिएगा कि अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मैंने एक एक आपका इसका निकाल रखा है कॉम्पोजिशन स्कीम का। जब तुम कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने जाओगे, लिखा है ऑन द डेट ऑफ द ऑप्टिंग दिस स्कीम बाय रजिस्टर्ड पर्सन स्टॉक हेल्ड बाय हिम, यानी कि जब वो स्कीम को ऑप्ट करने जाएगा तो जो स्टॉक उसके पास होगा वो स्टॉक किसी एजेंट या प्रिंसिपल जो कि लोकेटेड आउटसाइड स्टेट है उससे परचेज किया हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंटर स्टेट के कोर्स यानी कि इंटरस्टेट ट्रेड से आपका कोई भी गुड्स परचेज किया होना नहीं चाहिए। आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो स्टॉक को परचेज ना किया हो और रिवर्स चार्ज का स्टॉक ना हो, यानी कि आपने गुड्स जो है रिवर्स चार्ज में ना लिया हो। अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो दैन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल होंगे। और आप इसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 को भी रेड विद उसको ध्यान में रखते हुए, इसके बाद सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के एक प्रोविज़ो है, वो वैसे तो आपको सिर्फ याद रख लेना है। वो क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ। प्रोविज़ो, जो प्रोविज़ो है 2 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 का, वो क्या कहता है, इफ़ एनी registered place of business apply for composition scheme, अगर वो composition scheme के लिए अप्लाई करते हैं, if any registered place of business apply for composition scheme then it shall be presumed that क्या मान लिया जाएगा, इट शैल बी प्रिज्यूम दैट सच स्कीम, क्या बोलते हैं, सच स्कीम हैज़ बीन ग्रांटेड टू ऑल रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ने अप्लाई करा फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, देन ये माना जाएगा कि सच स्कीम को ग्रांट किया है टू ऑल रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। और वाइस वर्सा भी इसको लिख सकते हैं। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर एक रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अनेबल हो जाता है अप्लाई करने के लिए, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये स्कीम विड्रॉल कर ली गई है फ्रॉम ऑल द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है वाइस वर्सा। और फाइनली मैं आपको 10 सबसेक्शन 1 कंक्लूड करता हूँ एक इंपॉर्टेंट नोट के साथ, जो मैंने आपको सर्विसेज नोटिफाइड रिवर्स चार्ज के अंदर बताई है। सिक्योरिटी सर्विस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज जो सिक्योरिटी पर्सनल देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर रिवर्स चार्ज क्या हो जाता है, लायबल हो जाता है जीएसटी पे करने के लिए। लेकिन मैंने आपको 4 एक्सेप्शन लिखवाए थे अगर सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस देता है, ठीक है, 4 एक्सेप्शन बताए थे। जहाँ पे देखो, जब सिक्योरिटी पर्सन सिक्योरिटी सर्विस देगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन 4 एक्सेप्शन ऐसे हैं, 4 केसेस जहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर सिक्योरिटी पर्सनल पहला एक्सेप्शन इसका यह है कि सिक्योरिटी पर्सनल अगर सिक्योरिटी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, या सिक्योरिटी पर्सनल अगर सिक्योरिटी सर्विसेज किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल एजेंसीज को देगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, वो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। तीसरा केस एक्सेप्शन का ये है कि अगर सिक्योरिटी पर्सन सिक्योरिटी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट ये था कि मैंने बताया था कि अगर सिक्योरिटी पर्सन सिक्योरिटी सर्विसेज किसी भी कंपोजिट डीलर को देता है, कंपोजिट डीलर मतलब जो सेक्शन 10(1) के अंदर कंपोजिट स्कीम लेके बैठा है, उसको रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, मतलब वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो यहाँ पे लिखता है कि इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन टेक नोटिफाइड गुड्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 एक्सेप्ट सिक्योरिटी सर्विसेज, देखो उसको छोड़ दिया, अंडर कंपोजिशन स्कीम देन ही शैल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज। यानी कि वो आपको लायबल हो जाएगा, नॉर्मल चार्ज में टैक्स पे करेगा कौन, कंपोजिट डीलर। आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि सिक्योरिटी पर्सनल के रिस्पेक्ट में है। फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि कंपोजिट डीलर, अगर आपको पता हो
पहली बात तो कंपोजिट डीलर ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं होता। ये अदर पॉइंट्स में आ जाएगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होंगे उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। और साथ में टैक्स इनवॉइस इशू के बजाय क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। आपको पता है जब भी कोई नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन होगा वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, जो कंपोजिट डीलर होगा वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो होप स्टूडेंट्स की आपको ये कंपोजिशन स्कीम समझ में आई होगी। इसका जो दूसरा सेट नोटिफिकेशन 2019 का जो मेरे पास है ये अमेंडेड पार्ट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आपको नोट्स मिल गए हैं, आप नोट्स के साथ इस क्लिप को देखिएगा। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ, मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ। एटलीस्ट कमेंट्स, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ये सब कुछ करिएगा विदाउट माई गिविंग मैसेज, ठीक है। तो प्लीज़ होप आप अपनी तैयारी अच्छे तरह से कर रहे हैं। एग्ज़ाम जिस दिन होना होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या कैंसिल होगा, डजंट मैटर, आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, ठीक है। सो होप, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।